सो आपने ये कोर्स अभी तक पढ़ा है, आप सारे सब्जेक्ट्स आंखों के सामने देख सकते हैं। आई थिंक बीकॉम स्टूडेंट्स को काफी क्लियर होंगे उनके सब्जेक्ट्स, वो खुद पढ़ रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक एट अनदर कोर्स दैट वी हैव एट हैंड, बीबीए। इसके भी मैंने 3 पार्ट जो सिलेबस है फ्रॉम बिलासपुर यूनिवर्सिटी मैंने निकाला, जस्ट टू लुक एट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट, कौन से सब्जेक्ट्स एक्चुअली में पढ़ाए जा रहे हैं। अगेन कुछ सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ओवरलैपिंग है, बट आई कैन अगेन सी इनकम टैक्स ऑडिटिंग, आई कैन सी इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई कैन सी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस, आई कैन सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई कैन सी कैपिटल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्प्रेड ओवर द इयर्स, राइट। ये बीबीए या बीकॉम वाले बच्चे हैं या बीबीए वाले बच्चे हैं तो प्लीज क्या आप कंफर्म करेंगे यही सिलेबस है या मैं गलत लेके आ गया हूं? विजेंद्र जी कह रहे हैं कि यस दिस इज द सिलेबस। ठीक है, मैं आप लोग के नाम लेता रहूंगा, विल दैट बी ओके, राइट। थर्ड दैट आई वांटेड टू गो फॉर इज एमकॉम, बिकॉज अगेन वो एक हायर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी की तरह हम कर रहे होते हैं। इसका मैंने 2 साल का सिलेबस, जो 2 पार्ट का सिलेबस है, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में मैंने निकाला। आई गेट टू नो कि अगेन फर्स्ट 3 इयर्स का जो सिलेबस है, आप राइट साइड वाले इसमें देख सकते हैं, वो काफी सिमिलर है, अगेन थोड़े एडवांस लेवल में होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी गो इनटू द ऑप्शनल ग्रुप ए, जहां पे हम स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं सेमेस्टर 4 में अपना, वहां पे हम बहुत सारी चीजों में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। लाइक we can go into principle of marketing, advertisement, marketing research, international marketing, financial management, personal management, banking practices, so on and so forth. इतने सारे कोर्सेज हैं, एमकॉम स्टूडेंट्स भी हैं आई सपोज। ये कोर्स है आपका, क्या यही हम पढ़ रहे हैं? चलिए, इतनी चीजें पढ़ने के बाद एक चीज तो तय है कि while learning these things you have spent 2 things। क्या खर्च हुआ है अभी तक में? पैसे खर्च हुए फॉर श्योर, इन वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो पैसे तो काफी खर्च हुए हैं, बट इसके अलावा क्या खर्च हुआ? टाइम और एनर्जी। बच्चा दिख रहा है वो दौड़ता हुआ घड़ी के अगेंस्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में गए हैं, एडवांस लेवल पढ़ा है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड। हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने वो टाइम इन्वेस्ट किया है। पैसा तो फिर भी चलिए, इज समथिंग दैट कम्स एंड गोज। जैसे अर्चना शुक्ला मैम ने कहा था, मनी इज नॉट द अल्टीमेट फैक्टर। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे पॉइंट आउट किया, जो मुझे भी एक काफी बड़े एंटरप्रेन्योर ने ही कहा था कभी, कि लाइफ में ना 3 बॉल्स होती हैं, 2 बॉल्स रबर की हैं और 1 बॉल कांच की है, राइट। सो जो ये बॉल्स पे हम जगल करते रहते हैं, एक होता है मनी, एक होता है करियर, एंड एक बॉल में होता है हेल्थ, फैमिली एंड टाइम। ये कांच वाली बॉल है, बाकी 2 रबर है। जब हम जगल करते रहते हैं, रबर वाली बॉल 1-2 बार हम गिरा सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉल विच इज ऑफ ग्लास, इसे हम नहीं गिरा सकते। ये गिरेगी तो टूट जाएगी, क्रैक आ जाएगा और फिर वो कभी भी सेम नहीं रहेगी, राइट। सो बीकॉम 3 इयर्स, एमकॉम 2 इयर्स, बीबीए अगेन 3 इयर्स और सो। आपने ये टाइम लगाया, आपके जीवन का 3 साल वहां इन्वेस्ट हुआ। The students who have done this course at the moment, my question is to you, थोड़ा सीरियस होने वाला है माहौल, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑफेंड होने वाली बात भी नहीं है, बट इन रियलिटी चेक करो खुद के कॉलर में और एक बार मुझे बताओ, what do you think after you have completed the course, कितनी सैलरी? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लोग बिजनेस वाले हैं, हम उस जगह पहुंचेंगे, बट आई एम ट्राइंग टू अकाउंट फॉर कि आप अपनी क्या वैल्यूएशन रखते हैं। आप मुझे बताइए, आप अपनी वैल्यूएशन क्या रखते हैं आफ्टर दीज कोर्सेज, द स्किल्स दैट यू हैव लर्नड और द स्किल्स दैट यू आर लर्निंग एट द मोमेंट। इनको करने के बाद आपकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? कोई एक कंपनी में अगर आप जाएं तो लोग आपको कितना पैकेज ऑफर करें तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी वर्थ यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है, बिकॉज द स्किल्स दैट आई हैव प्रूव दैट वर्थ। थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है, थोड़ा ऑफेंसिव लग सकता है, बट डोंट बी, इट्स अ बिल्डअप, इट्स समथिंग दैट वी हैव टू रीच एट। ठीक है, चैट पे लिखो, मैं किसी का नाम नहीं पढ़ रहा हूं, खुद बताओ, इट्स अ सेल्फ असेसमेंट थिंग। आपको क्या लगता है, क्या सैलरी आपको मिलनी चाहिए आफ्टर दीज कोर्सेज? 10,000, 20,000 अ मंथ, अ पैकेज ऑफ 3 लाख पर ईयर, पर एनम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके हिसाब से आपके स्किल्स किस लेवल पे पहुंचे? पुट इट इन द चैट, डोंट बी अफ्रेड,
डोंट शाई अवे ऑल्सो। मैं वेट कर रहा हूँ, काफी इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। वर्चुअल मीटिंग में है तो क्या हुआ, सामने होते तो नजरें पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ तो फिर भी तुमको लगातार मुझसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बताइए व्हाट डू यू थिंक योर नेटवर्थ इज। एक आया है 3.5 to 4 लाख पर एनम ऑन एन एवरेज। चलो ठीक है, आफ्टर एमबीए आई कैन कॉन्फिडेंट इनफ टू से मोर देन 6 to 7 लाख पर एनम। आई थिंक आप वो बात कर रहे हैं पर एनम की, और एवरेज आउट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 1 पॉइंट ओके कुछ है पर सेकेंड लिखा है, अच्छा 1 रुपीज पर सेकेंड लिखा है क्या, ओके चलिए वो थोड़ा एक कॉमिकल पार्ट है। खैर मैं एक एवरेज की बात करता हूं। एवरेज इज आफ्टर बीकॉम इन द सैड पार्ट फॉर 90% ऑफ द केस इट्स जीरो। इट्स जीरो, द हार्श रियलिटी, द प्रैक्टिकल रियलिटी। मेरा इंट्रोडक्शन जब शादिया मैम ने दिया, उन्होंने कहा कि मेरा बीकॉम ऑनर्स है, मैं ग्रेजुएट ऑफ कॉमर्स। मैंने आई थिंक मैं ग्रेजुएट हो गया था 3 साल पहले, मैंने आज तक अपनी डिग्री नहीं लेके आया हूँ। आई पास्ड आउट फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मेरी डिग्री आज तक उस कॉलेज में ही रखी हुई है, मैं वहां से उठाने भी नहीं गया। आई केम सेकेंड इन द स्टेट, बट मैं उसको उठाने नहीं गया। वो डिग्री मेरे लिए एट द मोमेंट वेयर आई एम स्टैंडिंग, जो दुनिया में देख रहा हूं, जिन लोगों के साथ मैं घूम रहा हूं, वो डिग्री में मैं शायद भेल सर्व भी ना करूं किसी को। आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी, आई एम नॉट ऑफेंडिंग अ कोर्स, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि मैं उस कोर्स से क्या सीखा हूं एंड द पेस जिसमें दुनिया चल रही है। सर ग्रेजुएट तो सारे हैं आज की डेट में, करेक्ट। इन टोटालिटी अगर मैं एक स्टैट निकालूं, सिर्फ बीकॉम पास बंदा अगर वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाए और बोले कि सर मैं बीकॉम ऑनर्स पास हूं, मेरी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ब्ला 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 ब्ला, आई विल नॉट हायर देम। अ वेरी सैड रियलिटी एंड सैड ट्रुथ। मैंने अभी एक एड पुट आउट किया था इन द न्यूज़पेपर, आई वांटेड टू हायर सम सेल्स पीपल। 650 लोगों ने अप्लाई किया, आई सेलेक्टेड 1 आउट ऑफ देम। I took the pain to go through all 600, 650 candidates. इंटरव्यू 100 लोगों का लिया, 550 लोगों को तो मैंने सीवी देख के रिजेक्ट कर दिया। 100 लोगों का फाइनल इंटरव्यू लिया, उसमें से एक बंदा मेरे काम का निकला, जो अगेन 3 महीने बाद छोड़ के जा चुका है। नाउ आई एम अगेन हायरिंग, आई एम इन द प्रोसेस अगेन। इट्स बिकॉज सैडली इंडिया इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ स्किल्ड अनएम्प्लॉयबल लोग हैं। काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट यहां पे सबसे ज्यादा स्किल्ड अनएम्प्लॉयबल लोग हैं। डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, बट दे आर अनएम्प्लॉयबल। सिलिकॉन वैली, जो इंडिया का सिलिकॉन वैली है, जिसको हम बैंगलोर कहते हैं, वहां पे जितनी बड़ी कंपनीज है, वो चाहे डेटा एनालिटिक्स में हो, चाहे वो कमर्शियल स्पेसेस में काम करती हो, चाहे वो फिनटेक में काम कर रही हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में काम कर रही हो, कॉमर्स के बंदों की जगह हायर करने की जगह दे आर हायरिंग साइंस पीपल। उसका रीजन है बिकॉज कॉमर्स की जो डिग्रीज हैं या जो एजुकेशन सिस्टम बना था, इट्स मेड टू टीच यू समथिंग अबाउट एवरीथिंग, समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तुम्हें एडवांस अकाउंटिंग का थोड़ा ज्ञान दिया जा रहा है, तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थोड़ा दिमाग दिया जा रहा है, टैक्सेशन का बता रहे हैं, तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, पर ये सब भेलपूरी है। स्पेशलाइजेशन क्या है? तुम अगर अपनी स्किल्स की बात करो, ऐसा कौन सा काम है प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड का आफ्टर बीकॉम और एमकॉम और बीबीए दैट यू फील कंफर्टेबल कि मुझे ये काम दिया गया तो मुझे इसका सब कुछ पता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड यू कैन चूज? ये काफी कम लोगों का जवाब आएगा कि हाँ सर, हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी और आई विल बी मोर देन फ्लुएंट टू गेट दैट वर्क डन। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा है क्या? करिकुलम बहुत पुराना है, करिकुलम बहुत ज्यादा पुराना है, ट्रस्ट मी। जब रियलिटी में आप उतरते हैं और देखते हैं कि अच्छा क्या चेंजेस हैं, जो तुम टैक्सेशन पढ़ रहे हो बीकॉम में, एट द मोमेंट आई चेक द स्टडी मटेरियल जो यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है, दैट स्टडी मटेरियल इज 2 years ओल्ड। टैक्स हर साल चेंज हो जाता है, हर साल क्या, हर दूसरे दिन एक नया चेंज आ जाता है। तो अगर मैं एक कंपनी हूं एंड इफ आई हैव टू हायर अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट गाय, मैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर करूंगा,
मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हायर नहीं करूंगा. दिस इज वाई वी आर हैविंग दिस मीटिंग. अ लॉट ऑफ पीपल गेट अ क्वालिफिकेशन, बट उस क्वालिफिकेशन का सही यूटिलाइजेशन प्लस उस क्वालिफिकेशन की वर्थ दोनों ही नहीं मिलती है, बिकॉज दे डोंट हैव द रियल नॉलेज दैट रियली नीड टू हैव. और कुछ लोग होते हैं, ये अगेन कुछ लोगों की नींद तोड़ने के लिए है, थोड़ा ऑफेंसिव हो रहा होगा तो बियर विद मी. इट्स अ लॉन्ग सेशन, पहला सेशन है, इसके बाद तो काफी वेबिनार्स होने वाले हैं. कुछ आई ओपनर्स रहेंगे, बिकॉज ये आई ओपनर्स मेरे साथ भी हुए. कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मेरे बैच के भी थे, मेरे जूनियर्स भी थे, मेरे सीनियर्स भी थे. बाई डूइंग अ सर्टेन डिग्री दे फील दैट दे कैन बी सक्सेसफुल. पर यह मिथ है. इंजीनियरिंग के बारे में हो, चाहे लॉ फील्ड के बारे में हो, चाहे इस दुनिया की किसी भी फील्ड के बारे में हो, इवन इफ इट इज अबाउट एमबीए और एनी अदर डिग्री, इफ यू आर एट द टॉप 10%, दैट इज व्हेन यू आर सक्सीडिंग. दैट इज व्हेन यू हैव अ रेलेवेंस. तभी आपकी वर्थ है. अगर आप टॉप 10% में नहीं है, आप कहीं भी नहीं है. आप एक क्राउड का हिस्सा है, जो क्राउड घूमती ही रहेगी. बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम, द सोसाइटी एंड जैसे हमारे माँ बाप की साइकोलॉजी बनी हुई है, हमारे पेरेंट्स की साइकोलॉजी बनी हुई है, दैट हैज बीन ट्रेन टू गिव यू द सेफेस्ट पाथ, एंड इन द सेफेस्ट पाथ you have the least amount of return, and hence it becomes a problem. एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा मोटिवेशनल बात करते हैं. काफी डार्क कर दिया मैंने. सारे लोग चैट पे तुरंत रेडी हो जाएंगे बात करने के लिए. ये एक आदमी है, नॉर्मल मैंने रैंडम पिक्चर उठाई गूगल से. इसके बारे में समझना था, इसके बारे में बहुत कुछ जानना था मुझे, तो मैं थोड़ा इसी रिसर्च करने लगा. तो मुझे पता चला कि ये जो आदमी है, ये एक एवरेज बंदा है, काफी एवरेज गाय है. गूगल से मैंने ऐसे ही फोटो उठा ली थी. इतना ब्रिलियंट आदमी भी नहीं था, इसके बारे में और खोजा मैंने. कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो डिग्री भी नहीं है इसके पास. एक छोटे टाउन कटक से आता है. 1993 में पैदा हुआ था, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है एज में. आज 2021 में मे बी 26 ईयर्स ओल्ड, 27 ईयर्स ओल्ड होगा. कौन है ये आदमी पता है क्या? एक ने तो जवाब दिया है, दो लोगों ने जवाब दे दिया है. पहला जॉब ये आदमी सिम कार्ड बेचने का करता था. दो लोगों का, तीन लोगों का आया है. ऋषभ सिंह, ओयो ओनर. यू आर करेक्ट माय फ्रेंड. ही इज अ बिलियनेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, he founded Oyo. He founded Oyo. He started working on Oyo when he was 17 years of age. यहां जितने बच्चे हैं, 97 लोग अभी ज्वाइंड हैं, मुझे ये बताइए आपकी एज क्या है? Put your age in the chat, just for the reference. Ritesh Agrawal started working in Oyo when he was 17. I can see 21, I can see 19, 20, 21, 18, I can see 19. एवरेज में 18 to 21 के बच्चे मुझे दिख रहे हैं लगातार. ये बंदा at the same age that you are in, at the same age that you are in, maybe he was younger than you guys, जिनका 22, 23 आ रहा है. He started working on Oyo. He started working on an idea that he had. मेरे को एक बात बताओ, इसकी शक्ल देखो और मुझे बताओ इसके पास क्या अलग है. दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ है, एक शरीर है. इसके अलावा अलग क्या है? ऐसा क्या पता था इसे? या ऐसा तो नहीं है कि कोई सीक्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो लोगों को कोने में बुला के बोलती है कि हाँ तुम स्पेशली सिलेक्टेड हो, तुमको बता रहे हैं कि कैसे बड़ा बिजनेस बनाते हैं, बाकी किसी को नहीं बताएंगे. ऐसा है क्या? या सरकार ने कोई स्कीम निकाली है कि कुछ लोग को सेलेक्ट करके सीक्रेट में कुछ बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कर लो, बहुत सारा पैसा बन जाएगा. डिफरेंट माइंडसेट मे बी. और सोचो, स्किल्स. मोनिका कह रही है स्किल्स, ठीक है. और क्या लगता है व्हाट वाज डिफरेंट विद हिम? ऐसा क्या डिफरेंट था उसके पास? एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म मुझ में भी है. आज सुबह मुझे एंथुजियाज्म आ रहा था, मैंने सोचा कि एक फावड़ा उठाऊं, बाहर रोड पे जाऊं और गड्ढा खोदना चालू कर दूं, बहुत बड़ा गड्ढा खोद दूं. एंथुजियाज्म तो है. बिलीव इन हिज आइडिया, ठीक है. ही बिलीव्ड इन हिज आइडिया. इनोवेशन, ठीक है. रिस्क टेकर, बिलीव इन हिमसेल्फ. मेरे को खुद में बिलीव है, मैं गड्ढा खोद सकता हूं रोड में.
इनोवेटिव माइंडसेट, मुझ में इनोवेशन है। किसी ने आज तक देखा है क्या सुबह सुबह कोई आदमी उठ के फावड़ा उठा के रोड खोद रहा हो? मैंने सोचा मैंने खोदूंगा, इनोवेशन है मेरे पास। इसके पास ऐसा क्या अलग है? इसी फेरे में हम रह जाते हैं। द थिंग दैट ही हैड डिफरेंट वाज नॉलेज। गोल सबके पास होते हैं। कुछ लोगों का गोल होता है एक टीवी सीरीज जल्दी खत्म करनी है, कुछ का गोल होता है कि पबजी में चिकन डिनर चाहिए, कुछ का गोल होता है कि आज मेरा होमवर्क हो जाना चाहिए, कुछ लोग का गोल होता है कि मम्मी ने बोला है सब्जी लेके आना है, मार्केट से लेके आना है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। बट ऐसा नहीं था कि रितेश अग्रवाल इज स्पेशल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 2 सेकंड के लिए भी ऐसा मत सोचना कि ही वॉज स्पेशल। कटक से आया, बहुत छोटा टाउन था, बहुत कुछ नहीं पता था, बट ही न्यू वेयर टू लुक। that is what is different with him and us. He knew where to look. हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? मैं जब से क्लास 6 में था, आई हैव स्टडीड इन प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन दिस सिटी। मुझे हमेशा यह सिखाया गया कि यू हैव टू वर्क अराउंड अ सर्टेन रूल। आपको ये कोर्स पढ़ना है, आपको एल्जेब्रा आनी चाहिए, आपको अरिथमेटिक पूरी तरह बनना चाहिए, यू हैव टू रीड सोशल साइंस, जिसमें आपको लोधी डायनेस्टी भी पढ़ना पड़ेगा, गंगई कोंडा चोलापुरम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, मुगल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, एवरीथिंग। मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। आज मैं खड़ा हूं एंड मैं वापस गया था अपने स्कूल टीचर से मिलने। मैंने उनसे पूछा मैम आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, मेरी मैथ्स टीचर थी, आप इसको इस्तेमाल करते हो क्या रियल लाइफ में? बोले नहीं। तो पढ़ाते क्यों? बिकॉज आई गेट पेड। दैट वॉज द आंसर, दैट वॉज द स्ट्रेट आंसर टू मी। एंड आई वॉज लाइक, that's a wrong teacher. I'm not saying that person is bad. I'm not saying that. It's a livelihood. They are teaching a course which is regulated by certain universities and उसके बहुत ज्यादा benefits हैं। मैं आपको एक दूसरी पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं, तो I'm not trying to demean something else. I'm trying to show you a different picture. मेरे लिए वो टीचर गलत हो गया, इंडिविजुअली वो टीचर मेरे लिए गलत है। उस दिन से मुझे एक चीज समझ आई, द राइट टीचर्स दैट आई नीड टू फाइंड इज वो लोग जो चीज को पढ़ाते हैं वो उस चीज को फॉलो भी करते हैं एवरी डे इन देयर लाइफ। एंड दैट इज व्हेन मेरा थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट हुआ। माय मेजर टर्न अराउंड केम इन क्लास 11th. I left a certain school, I moved to some other school, but at that time I was alone, कोई दोस्त नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। I started looking around कि मैं कैसे अपने स्किल्स को बढ़ा सकता हूँ, what else can I do, and I started finding opportunities. For 2 years, I worked for free for a certain organization. 2 साल मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्री में काम किया। मैंने उसके लिए चेयर भी उठा के रखे। एट टाइम्स कहीं इवेंट होता था, साफ सफाई भी देखनी होती थी, कारपेट नहीं बिछा, टेप भी लगाना है, मैंने वो भी किया। For 2 years, I got 0 rupees for that. But 2 साल I worked around it. After 12th, I founded Cogitate Model United Nations, NPO. मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे और लंबी बात होगी। आपके वेबिनार्स में एक पोर्शन हम उस चीज को भी कवर करेंगे। इन मॉडल यूनाइटेड नेशंस व्हाट वी डू इज हम यूनाइटेड नेशन का सिमुलेशन करते हैं और अलग अलग कमिटीज बनाते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, इवन पार्लियामेंट्स को भी मॉक वे में प्रेजेंट करते हैं। सो लाइक AIPPM, लोकसभा, राज्यसभा, हम ये सारे सिमुलेशंस करते हैं जिसमें आप जैसे स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। They get to become a delegate of a particular country. So if you are in Security Council, you can become the delegate of Russian Federation, or you can become the delegate of United States of America, so on and so forth. और आप आते हैं और जो actual issues हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो 2007 में, आज 2021 चल रही है, 2007 में अचानक से बूम में आया। दिस कॉन्सेप्ट वॉज एक्चुअली फ्रूटफुल, बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने लगा। एंड इट स्टार्टेड इन मुंबई। ये एग्जिस्ट करता था इंडिया में। इवन आई हैव आस्क्ड माय ग्रैंडफादर, मैंने उनसे पूछा है कि आपके टाइम में ऐसा कुछ होता, तो बोले हाँ मेरे कॉलेज के दिनों में भी होता था, बट देन इट डाइड डाउन फॉर सम रीजन। इन 2006 इट अगेन केम इनटू बूम। पता है मुंबई से बिलासपुर आने में उसको कितना टाइम लगा? इमेजिन करो, बताओ जरा चैट में।
कौन से ईयर में तुम्हें लगता है कि ये बिलासपुर में पहली बार पहुंचा? What do you guys think? It started in Mumbai in the full-fledged, in the full, flair in 2006. हमारे पास कब तक पहुंचा? कोई ईयर सोच सकता है क्या इस पे? कोई भी ईयर सोच सकता है क्या इस पे? 2017 काफी क्लोज है। 2008 बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो तुम। 3 years बिफोर मोनिका सिंह 2019, कोई बोल रहा है 2016, 2015 आयुष बोल रहा है। एक्चुअली इन 2015 2006 में आया हुआ कॉन्सेप्ट जिसका बेनिफिट हर बच्चा ले रहा है, वो बिलासपुर में पहली बार 2015 में पहुंचा। हम मुंबई से 11 साल पीछे हैं टू अ ट्रेंड जो बहुत जल्दी फैल रहा था। बाय द टाइम इट केम टू बिलासपुर, हर दिन 10 लाख बच्चे एमयूएन्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इवन टुडे, आज लॉकडाउन है, कोविड सिचुएशन है, ऑनलाइन एमयूएन्स होते हैं जहां पे एटलीस्ट देयर आर 4 लाख स्टूडेंट्स एवरी डे पार्टिसिपेटिंग। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन पे वो लगातार चल रहा है। बिलासपुर तक पहुंचने में 2015 लग गया। वो चीज देख के मुझे दुख होने लगा, बिकॉज अगर मुझे क्लास 6 में वो कॉन्सेप्ट मिल गया होता जब वो बेसिकली आया था, I would have been a totally different person. But it reached to me जब मैं क्लास 11th में था। 11th 12th मैंने सीखने में लगाया इस कॉन्सेप्ट को, सारे नुक्स एंड क्रैनी समझने की कोशिश की, हाउ दिस वर्क्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अपने ऊपर अप्लाई किया, देखा बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं, एंड दैट वाज व्हाट द नॉलेज वाज। आई फाउंड इट इन पीयू। 2 साल मैंने कुछ भी काम नहीं किया, आई मेड जीरो मनी आउट ऑफ दैट। In 2012, it's a not-for-profit organization, but the revenue that I have clocked in till now, आज तक जो revenue मैंने clock in किया है उस NPO से, after doing 6 events, सिर्फ 6 events किए हैं on the span of 3 years, Bilaspur and the nearby regions, I have clocked in a revenue of 25 lakhs. It's a revenue of 25 lakhs. It's not something which is very big in number. बट आई हैवंट गिवन इट माई फुल टाइम। मैंने सिर्फ 6 इवेंट किए हैं साल में, शायद मैं 2 कर रहा था मुश्किल से, कभी कभी साल में सिर्फ 1 इवेंट किया है, बिकॉज आई यूज टू लाइक इट एज अ हॉबी। इट वॉज हेल्पिंग मी मूव एंड वर्क इन द स्किल दैट आई यूज टू लव, जिसके लिए मैं पैशनेट हूं, विच इज पब्लिक स्पीकिंग, एंड आई मेड 25 lakhs आउट ऑफ अ हॉबी। इट्स नॉट समथिंग दैट आई केप्ट, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं फॉर गुड कॉजेज। हर इवेंट के लिए हम डिफाइन रखते हैं हमारा पर्पस। वी ट्राई टू फॉलो यूनिसेफ कोड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs होती हैं, तो हम उस पर वो पैसा दे देते हैं जो भी हमारे पास सरप्लस बचता है। बट स्टिल दैट वाज अ रेवेन्यू दैट आई मेड। इट वाज अ बिग डील फॉर मी। दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, नॉलेज वर्सेस क्वालिफिकेशन की। एक 12th पास बच्चा जो एक NPO फॉर्म करके दूसरे स्कूल्स के बच्चों को बता रहा था कि तुम्हें MUN कैसे करना है या हाउ यू शुड बी डूइंग दैट, उनको ट्रेन कर रहा था। आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, बट स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के हेड्स, स्कूल के चेयरमैन मुझसे बैठ रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। इस शहर की ब्यूटी उसी चीज पे लाई करती है, बिकॉज जो इस शहर के एजुकेशन के हेड्स हैं, दे आर विजनरीज। वो देखे, उन्होंने सुना, दे वर नॉट कंसर्न कि वो एक 18 साल का लड़का है, दे वर कंसर्न कि ये आइडिया कितना ब्यूटीफुल है एंड व्हाई डोंट वी इंप्लीमेंट इट। सिंस देन इट हैज स्टार्टेड एज अ रियली बिग फ्लो, एंड आज हम इस लेवल पे खड़े हैं कि आई थिंक साल में कम से कम 4 ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं MUN या MUN बेस्ड, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट कि देयर इज अ चेंज इन द सिटी विच हैज कम, जिसके शायद इनिशियल टाइम्स में, फाउंडिंग टाइम्स में हम लोग खड़े थे। Here, my qualification did not matter. The knowledge did. That is what Mr. Ritesh Agrawal also had. He actually knew where to look, how to look, and with whom he should be talking about these things. एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है जो चलता है, इवन हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे कलीग्स हैं, उनका ये थॉट था, और वो एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहे थे। देन ही सेड, आफ्टर कोविड एक लौता सवाल तुम्हारे पास आएगा, आज से 3 साल बाद जब तुम्हारी डिग्री खत्म हो रही होगी, इफ आई एम अज्यूमिंग यू आर BCom फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, या आप BBA में है या MCom कर रहे हैं,
1-2 साल में आपकी डिग्री खत्म होगी। आफ्टर कोविड जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, when you will get there, when you will sit in front of the person जो HR का होगा या somebody who is taking your interview, वो आपसे सिर्फ एक चीज पूछेगा, what are you capable of? वो ये नहीं पूछेगा तुम्हें कोविड था, वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो ये नहीं पूछेगा कि तुम घर के बाहर निकल के एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, स्किल सीख नहीं पा रहे थे। वो ये बोलेगा मैं तुम्हें 20,000 रुपए महीने की सैलरी दे रहा हूं, व्हाट आर यू केपेबल ऑफ? उस 20,000 का तुम 20 लाख रुपए मुझे बना के दे पाओगे क्या? If I can see that value in you, I will be paying you that. Isn't it right? क्या ये सही है कि नहीं? सुयश सत्यम has raised hand. सुयश कुछ बोलना है आपको? ये सारा है कुछ बच्चों का, राइट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा ही होगा। आफ्टर कोविड हमारे जीवन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा ना कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। उस टाइम पे ये बहाना दोगे कि नहीं यार कोविड था, लॉकडाउन्स थे, मैं कुछ सीखा ही नहीं, तो चल पाएगा क्या? उस टाइम पे तो दुनिया और आपके साथ क्रूवल होगी, क्योंकि सब लॉस लेके आए होंगे सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे। एट दैट टाइम व्हाट आर यू गोना डू? चैट पे एक बार लिखो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट अबाउट यू। मैं अभी तक एम्प्लॉयमेंट से रिलेट कर रहा हूं सिर्फ एक कारण से, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। अगर एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनना है ना, उसके पहले उसे एक एम्प्लॉय की तरह, एक एम्प्लॉय के माइंडसेट से सब कुछ समझना चाहिए कि वो काम हो सकता है कि नहीं। जिस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का स्क्रैच का भी हिसाब है कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है, मिडिल लेवल पे क्या काम होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे क्या काम होता है, दैट इज व्हेन ही कैन मैनेज दैट बिजनेस। तो तुम लोगों के हिसाब से, ऑल 90 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर हियर, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट स्किल कौन सा है आपका, जिसके कारण लोग आपको हायर करना चाहेंगे या वो दुनिया के काम आएगा, या आप किसी को 20 लाख रुपए बना के देने के लिए केपेबल हो गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड दैट यू चूज। वो फूड इंडस्ट्री हो सकती है, वो सर्विस सेक्टर हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, वॉट एवर यू चूज। आपकी फैमिली के बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन मेक देम 20 lakhs in a year so that you can justify them paying 20,000 to you? ऐसा कर सकते हैं? डू यू फील कंफर्टेबल सेइंग दैट? क्या आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो चीज बोलने में? यस। सो आई वुड लाइक टू आस्क, कौन से वो स्किल्स हैं? कुछ बच्चों ने यस कहा, रुक गए उसके बाद। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन कहां काम आएगी? किस बिजनेस में काम आएगी? कैसे काम आएगी? हाउ विल दैट हेल्प यू टू मेक मनी? एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने लिखा है, मैं उससे ये डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, हाउ डू यू थिंक योर लीडरशिप स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल हेल्प यू बिल्ड अ बिजनेस और हेल्प अ बिजनेस अर्न मनी? वो किस पार्ट ऑफ बिजनेस में सबसे ज्यादा काम आएगी? इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर मार्केट। युगल किशोर जी आगे वाले सेशन में CS मिधास्य पुरोहित सर होंगे यहाँ पे। He'll be talking about how you have to manage your finances and how everything works. जब वो बात करेंगे तो ये point I would like you to raise that point, then he will actually tell you कि शेयर मार्केट चलता कैसे। I don't think everybody has a very clear knowledge of that. To compete with others, मान लो कोई है ही नहीं कंपटीशन के लिए, तुम खुद में खड़े हो, how will that change? क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है, एक क्रिएटिव आइडिया की बात करें क्या? एक क्रिएटिव आइडिया की बात करते हैं। ये मुझे एक्चुअल में बचपन में मेरा एक दोस्त था अमर, वेट अ सेकेंड, मैं सीन चेंज करता हूं आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई थिंक अब आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी साथ में, इट इज क्लियर राइट? क्रिएटिव आइडियाज की बात कर रहे हैं, एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑल पीपल एंड प्रोवाइड नीडी थिंग्स, इनोवेशन, बहुत सारी बातें आ रही हैं। चलो एक इनोवेटिव आइडिया की बात करते हैं। व्हेन आई वाज लिटिल, मैं क्लास 6th में था, आई यूज्ड टू हैव वन बेस्ट फ्रेंड, मतलब 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे उस टाइम पे, एक शुभम जी हैं और एक अमर नाम का लड़का था। 6th के बाद ही वेंट टू नवोदय विद्यालय, क्योंकि उसे मिलिट्री में जाना था, एंड देन उस टाइम पे रीवा स्कूल होता था, मिलिट्री स्कूल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आजकल तो NCC कैंडिडेट्स बहुत जगह होते हैं, ठीक है। तो ही वॉज दिस गाय अमर।
हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तुमने भी शायद ये बचपन में किया होगा, कि वी टुक अ पेपर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और सन रेज उसमें से डालते थे ताकि वो पेपर जले। ऐसा किया है क्या एक्सपेरिमेंट? ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में तुम लोगों ने? यस। आग लग जाती है, यस। तो उस टाइम पे मेरे दोस्त अमर को और मुझ में एक डिस्कशन चला कि यार हम लोग आग तो ऐसे लगा ले रहे हैं, इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी क्यों नहीं बनाते? उस टाइम पे इतने वर्ड्स नहीं पता थे रिन्यूएबल एनर्जी, बट हमें पता था कि एनर्जी क्यों नहीं बनाते। हम लकड़ी जलाते थे, हम बहुत सारी चीजों में हीट प्रोड्यूस करते थे। तो हमने ये सोचा कि अगर मेरे पास बहुत सारे मैग्नीफाइंग ग्लास हो, बहुत गंदी ड्राइंग बना रहा हूं मैं, इग्नोर करना इस चीज को, बहुत सारे मैग्नीफाइंग ग्लास हो एंड मैं उसे अलग अलग एंगल में ऐसा लगाऊं कि उससे सन रेज किसी एक पॉइंट पे आए एंड यहां पे मैं प्रेशर कुकर रख दूं या कोई भी थाली रख दूं जिसपे वो हीट पहुंचे, तो मैं खाना बना सकता हूं क्या? बहुत छोटा सा थॉट प्रोसेस था कि हाँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई लाइट आ रही है, मिरर्स लगाऊंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाऊंगा, सारी रेज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो खाना बन सकता है। ये मन में चला। आइडिया अच्छा है कि बुरा है ये बताओ? आइडिया अच्छा है कि बुरा है ये बताओ? अच्छा है आइडिया, गुड वन। बहुत छोटा था तब ये छोटा सा आइडिया आया था। ये मेरे को याद नहीं था काफी टाइम तक। कोई बोल रहा है नहीं, मेरे को बहुत टाइम तक याद नहीं था ये आइडिया, क्योंकि जब मैंने ये आइडिया अमर के साथ, हमारी एक साइंस टीचर थी, उनको जाके बताया कि मैम ऐसा क्यों नहीं करते हैं लोग, तो बोल दिया गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, फाइनेंशियली फीजिबल नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा, ये सब इस पर दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप ये सीखो कि दाल को पानी में डुबाते हैं तो उससे जो पानी निकलता है पीले रंग का, वो अडल्ट्रेशन कहलाता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द टीचर, इट वॉज हर जॉब टू कंप्लीट द कोर्स, बट उस टाइम पे मुझे ये बोला गया, मैंने भी इग्नोर किया, बच्चा था यार, 6th 7th का बच्चा था, आई रियली डिडंट केयर, मैं आगे बढ़ गया, बोला ठीक है वॉट एवर। लास्ट वीक देर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब राइट नाउ, आप जाके बाद में सर्च कर सकते हैं, जहां पे मिरर्स का इस्तेमाल हो रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह, विच आर एंगल्ड इन अ वे कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हीट जनरेट करे, उसके कारण पानी गर्म हो, उससे जो स्टीम बने वो एक जनरेटर को घुमाए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। There is a company in US which is doing this particular job. It's an expensive job, I understand. It's still not feasible. उस टाइम पे तो और नहीं होती feasible, but this is what they are doing at the moment. Imagine करो क्लास 6 में किसी ने भी मुझे बोला होता कि नहीं यार ये आइडिया है, इस पे तू काम कर सकता है, थोड़ा और सोच, लेट्स थिंक अबाउट इट। 6 का बच्चा था, बहुत छोटा था, रहने दो वो बातें, बट क्या अगर हम ये करते, यूएस की जगह क्या इंडिया में हो सकता था ये स्टार्टअप? आई एम नॉट सेइंग मैं करता, कोई और कर सकता था, बट somebody would have done this, right? पर आइडिया वो मर गया, इग्नोर हो गया, क्योंकि ऐसा ही होता है। हम सब थोड़े से शेख चिली होते हैं, हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा शेख चिली होता है कि नहीं? हम सब के अंदर शेख चिली होता है ना, थोड़ा थोड़ा। हम टोटली उस वे में रहते हैं कि हाँ एक आइडिया है, इससे मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और बहुत सारे पैसे बन जाएंगे। ये 80% ऑफ द टाइम्स होता है, बट 20% ऑफ द टाइम्स इट्स एक्चुअली एन आइडिया। पर उस आइडिया को हम इम्प्लाई ही नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, बिकॉज वी हैव नो वे टू नो। दैट इज वेयर आई एम ब्रिंगिंग बैक मिस्टर रितेश अग्रवाल। दैट इज वॉट इज डिफरेंट विद हिम। He had the knowledge to know the right people. He had the knowledge of, you know, having the right time, understanding the right time, as well as he had the knowledge of the right idea. किस आइडिया को परस्यू करना है, किस टाइम पे परस्यू करना है, किन लोगों के साथ परस्यू करना है। That is what differs us from everybody else. An idea which only comes when there is a certain ideology. तुम में से कितने लोग रोज सुबह उठ के ये सोचते हो कम से कम कि आई वुड लाइक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और आई वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंटली? कितने लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है? आइडिया और आइडियोलॉजी ये बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। कितने लोग ये सोचते हैं कि अच्छा आज मुझे दिख रहा है कि मेरी चप्पल टूट गई है, लेट्स जस्ट से वेरी मीनियल
वेरी टाइनी एग्जाम्पल, मेरी चप्पल टूट गई, मेरी बॉटल फट गई है, मेरे कपड़े फट गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि रादर देन, जैसे अर्चना मैम ने भी कहा आज बस खराब हो गई, वी हैव टू एक्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू एक्ट। आज अगर तुम्हारे सामने एक मीनियल प्रॉब्लम आती है, तुम सोचते हो क्या कि इसका वर्क अराउंड क्या हो सकता है? नॉट जस्ट फिक्सिंग दैट प्रॉब्लम बट ऑल्सो मेकिंग अ सॉल्यूशन, कि आगे कभी भी यह प्रॉब्लम हो तो एक बार में सॉल्व हो जाए, किसी को सोचने की जरूरत ना हो। ऐसे थॉट प्रोसेस से चलते हैं क्या? ऐसा सोचते हैं क्या? Nikita is saying yes, Reyansh is saying yes, Manish is saying yes, Akash is saying yes. What do you do about it? वो एक आइडिया आता है, वो एक सॉल्यूशन आता है, तो तुम करते क्या हो उसके बारे में? What do you do about it? What do you do about it? Not about things but cooking. अच्छा, कुकिंग के बारे में आता है तो एक आइडिया, गेन नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट, एंड देन वो नॉलेज तो गेन किया, फिर क्या किया उस नॉलेज का? वर्क टू फिक्स इट, और उसको फिक्स करने के बाद उसके उस आइडिया के साथ कुछ किया क्या? ट्राई टू implement it, try to reuse. I note down in my copy and morning time and I think about that. You think about that, you do a lot of things, but उसके बाद किया क्या? उसके बाद उसके साथ किया क्या? आओ एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। ट्रेडिशनल होटल्स होते हैं, एग्जाम्पल, अच्छी केस स्टडी है, यू शुड नो दिस। आई फाइंड आउट रेसिपीज एंड वेज टू मेक इट फास्टर। अच्छा, ट्रेडिशनल होटल्स होते हैं, अब तुम्हें भी पता है होटल्स आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो यू हैव होटल्स और यू हैव रेस्ट हाउसेज, यू हैव गेस्ट हाउसेज जहां पे आप स्टे इन करते हैं। इंटरनेट रेवोल्यूशन भूल जाओ, 2005 या उसके पहले की बात कर रहा हूं, 2G डेटा होता था लोगों के पास, पर वो अमीर लोगों के पास होता था, काफी महंगा होता था, मिडिल क्लास हैड नो एक्सेस टू इट। तो होटल्स के बारे में क्या किया जाता था? कभी भी हम ट्रैवल करते थे, हमारे जान पहचान वालों के थ्रू कोई होटल पता होता था तो हम वहां चले जाते थे, नहीं तो कुछ समय बाद जब थोड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया तो होटल्स ने अपनी वेबसाइट बनाई, तो आप गूगल में सर्च कर सकते थे कौन सा होटल है और आप ऑनलाइन बुक कर सकते थे। दिस हैपेंड अराउंड 2006। एक स्टार्टअप आया जिसका नाम था GoIbibo। एक लौता काम किया इन्होंने, एक वेबसाइट बनाई जिसमें जितने होटल्स थे उनको एग्रीगेट कर दिया, जाके हर होटल से मिले, उनको बोले कि भैया तुम वेबसाइट नहीं बना सकते, तुम्हारा कोर बिजनेस क्या है? होटल चलाना, तुम होटल चलाओ, वेबसाइट बनाना हमें आता है, हम बना लेंगे, एक कोलैबोरेशन है, आप सबको हम GoIbibo में रख दे रहे। किसी को भी होटल खोजना है किसी एरिया में, वो जाएगा, नाम लिखेगा कि मुझे मनाली जाना है, वहां पे बेस्ट होटल कौन सा है, सबके प्राइसेस क्या है, चेकआउट हो जाएंगे, पता चल जाएगा, राइट? ऐसा ही एक और स्टार्टअप आया, ट्रिवागो, 2007 में आया। इसके ऐड भी तुमने काफी देखे होंगे, थिंक होटल थिंक ट्रिवागो ऐसा करके एक बहुत ज्यादा कैची टैगलाइन है। ट्रिवागो आया, उसने एक नॉच आगे सोचा आइडिया पे, बोला कि ठीक है आप अलग अलग होटल्स के बारे में लिस्ट कर दे रहे हो, उनके प्राइसेस लिस्ट कर दे रहे हो, दैट इज फाइन। ट्रिवागो बोला आई विल काइंड ऑफ कंट्रोल दिस। वो आया, उसने बोला कि मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा सबसे सस्ता होटल कौन सा है आपके लिए इन द बेस्ट रेटिंग दैट यू कैन गेट, एंड उसने ऐसा एडवर्टाइज करना चालू किया कि हम आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताएंगे। इन दोनों के बाद आया ओयो। ओयो आई थिंक जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने चालू किया था, इट्स अराउंड 2000 आई थिंक 14 या 15 रितेश अग्रवाल ने ओयो चालू किया, फाउंडेशन डाली उसकी। इन दिस स्टार्टअप दे सेड कि मुझे होटल्स को लिस्ट तो करना है, पर मैं एक नॉच आगे जा रहा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि सारे होटल्स ही लिस्ट हो, मैं चाहता हूं कि कॉमन आदमी भी अगर उसके पास 5 अलग अलग स्टैंडर्डाइज कमरे हैं तो वो भी होटल की तरह लिस्ट हो सके, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना उसको एडवर्टीजमेंट करना है ना कुछ करना है, उसका इंटीरियर, उसके ऊपर की ब्रांडिंग, सब कुछ मैं करूंगा। हर होटल के नाम के आगे एक नाम लग गया ओयो, और फिर उसमें अलग अलग ब्रांड्स बना दिए, ओयो कैपिटल थोड़े महंगे थोड़े प्रेस्टिजियस होटल्स, ओयो सिंपल वाले, ओयो फ्री स्टे, ऐसे बहुत सारे नाम हो गए, अलग अलग पैटर्न्स बन गए कि हम ऐसा करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर दिया, सारे होटल्स में स्टैंडर्डाइजेशन है। मुझे प्रॉब्लम है होटल वाले के साथ, मैं होटल वाले को कॉल नहीं कर रहा हूं, मैं ओयो को कर रहा हूं कि सुनिए मुझे ये प्रॉब्लम है, ये आप ठीक करा के दीजिए, ओयो ठीक कराएगा। सब कुछ सेंट्रलाइज्ड कर दिया। दिस वाज द बिगेस्ट सॉल्यूशन।
इससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि उनके पास ये प्रॉब्लम है। लोग सोचते थे यही नॉर्मल जिंदगी है, होटल वाले से प्रॉब्लम हुई, उसके मैनेजर से लड़ रहे हैं। ओयो आया, बोला क्यों लड़ रहे हो, मैं हूं ना समाधान करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इससे भी है, कॉन्ट्रैक्ट तुमसे भी है, तुमने बोला इतने पैसे में इतना सामान देना, उसने इतना दिया, कम दिया है तो मैं दिलवाऊंगा। फाइन, लाइफ स्मूथ कर दी, स्टैंडर्डाइज कर दी। Hence, you will find the change in the idea. गो आई बीबो की आज की वैल्यूएशन है $136 मिलियन। 2016 में इसको मेक माई ट्रिप ने खरीदा। मेक माई ट्रिप नाम सुना होगा आई थिंक तुम लोगों ने। मेक माई ट्रिप ने इसको खरीदा था 1.8 बिलियन डॉलर्स में, बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन में लिया था। आज इसकी वैल्यूएशन 136 मिलियन ही रह गई है, क्योंकि और कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं तो इसका मार्केट शेयर कम हुआ है। ट्रिवागो की वैल्यूएशन 1.04 बिलियन है एट द मोमेंट। एक नॉच आगे है मार्केटिंग में भी, एक नॉच आगे है एग्जीक्यूशन में भी, एक नॉच आगे है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब ट्रिवागो ओयो को कॉपी करने लगा है। ओयो की वैल्यूएशन इन 2020 इज $8 बिलियन। इट इज $8 बिलियन। यू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। एक होटल था, गोआई बीबो आया, ट्रिवागो आया, ओयो आया। ये सब ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो एक अनमेट डिमांड की तरह थी, जो प्रॉब्लम्स के बारे में लोग ज्यादा कंसर्न नहीं थे, बट अगर उनके लाइफ में ये ऑप्शन दिया उनको, दे वर हैप्पी। राइट नाउ आई एम द मोस्ट हैप्पी गाय, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता था कोविड के पहले। द ओनली थिंग आई वुड हैव टू डू इज पॉप अप माय फोन, गूगल में सर्च करना है होटल्स नियर बाय, ओयो या गोआई बीबो या ट्रिवागो का किसी का रिकमेंडेशन मुझे तीनों में से मिल जाएगा। आई कैन लुक एट द प्राइसेस, आई कैन बुक इट इंस्टेंटेनियसली, मैं जाके वहां रह सकता हूं, जो रिव्यू देखना है, सब कुछ देखना है, मैं सब कर सकता हूं। इससे ज्यादा इजी मेरी लाइफ नहीं हो सकती थी। ये ऑप्शन मेरे पास नहीं भी होता तो भी मैं होटल्स जाके चूज कर रहा होता, तो भी मैं जाके वहां घूमता, सेलेक्ट करता, वहां स्टे करता। मैं कंप्लेन भी नहीं करता कि मुझे खोजना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता था कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। बट दीज गाइज, दीज जायंट्स केम इन एंड दे सेड कि तुम्हारी एक प्रॉब्लम है जो तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारा समय बचा सकती है। आई विल सॉल्व दैट फॉर यू एंड आई एक्सेप्टेड इट। ये $8 बिलियन वैल्यूएशन हम जैसे कस्टमर्स के कारण ही है, जो इस्तेमाल करते हैं इनकी सर्विसेज। राइट? सो दिस इज द क्रोनोलॉजी थ्रू विच एन आइडिया बिकेम अ बिजनेस। दैट इज व्हाट इज डिफरेंट अबाउट एवरीवन। तब एक सवाल आता है हमारे बीच में, जो मैंने पहले कहा था कि हम सिनोनिमसली यूज करते हैं इन दो वर्ड्स को। आज इनको डिफाइन कर लेते हैं। बिजनेसमैन कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस जिसमें आप स्पेशलाइजेशन गेन करके अपने बिजनेस को फ्रूटफुल रखते हैं या प्रॉफिटेबल रखते हैं, वो सारे बिजनेसमैन हैं। बट एक एंटरप्रेन्योर बहुत डिफरेंट है। ही इज द वन who looks about or looks to find the unmet needs and problems. That's the first thing. वो एक unmet need, एक प्रॉब्लम खोजता है, उस प्रॉब्लम का थ्रू इनोवेशन सॉल्यूशन खोजता है। दैट्स द सेकंड थिंग दैट डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर। एंड थर्ड, ही ट्राइज टू मेक इट इनटू अ स्केलेबल बिजनेस। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है, बट हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं है। This is what is the problem in the community that we live right now. डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है, एंड इन दोनों टर्म्स की सीरियसनेस नहीं पता है कि इनको हम एक्सेप्ट कैसे करें। हाउ डू वी चेंज व्हाट वी वांट टू चेंज। जस्ट लुक एट द थ्री थिंग्स दैट एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स। ही ब्रिंग्स थ्री थिंग्स: अनमेट नीड्स, इनोवेटिव आइडिया, एंड ही ब्रिंग्स इन द स्केलेबल बिजनेस। पर इसका मतलब यह है क्या कि बिजनेसमैन बेकार होता है? इसका मतलब यह है क्या बिजनेसमैन बेकार होता है? कुछ एग्जांपल्स डाल रहा हूं स्क्रीन में, लुक एट दोज एग्जांपल्स। ये कंपनी जानते हो, एरो। डू यू नो दिस कंपनी एरो? इसके कपड़े या ब्रांड या एड कभी भी देखा है तुमने? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हैव यू गाइस सीन दिस? यस। Where did he get the money for doing that? रेयांश, हम उस बारे में आएंगे, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट है। वरुण सिंह, यस, एरो नाम देखा है। अच्छा, और एक ब्रांड खोल लेते हैं, यूएस पोलो, ASSN, सिंस 1890। ये ब्रांड देखा है क्या? यस। एड्स देखे हैं इसके? यस।
फ्लाइंग मशीन नाम सुना है? फ्लाइंग मशीन, वियरिंग ऑल्सो, अच्छा, यस सर, नो सर, कुछ बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नो। अच्छा, सेफोरा, इस ब्रांड का नाम सुना है, लग्जरी कपड़े बनाते हैं, सेफोरा। यस, कोई बोल रहा है नो। कैल्विन क्लेन, नाम सुना ही होगा, आई होप सो। क्या नाम सुना है हमने? यस। टॉमी हिलफिगर, ये नाम भी सुना है क्या? तनवीर सिंह भोगल जी, आप माइक बंद कर लें, आई रियली डोंट नो, आप कुछ बोल रहे हैं शायद, यस, ठीक है। ये सारे ब्रांड्स पता है? एक शौक दूं तुम लोगों को, बहुत बड़ा शौक। ये सारे ब्रांड्स कोई एक बंदा मैन्युफैक्चर करता है, ये सारे के सारे ब्रांड्स कोई एक बंदा मैन्युफैक्चर करता है, इनका प्रोडक्शन देखता है, एंड दैट ब्रांड इज अरविंद मिल्स। ब्रांड्स क्या क्या बताए मैंने? यूएस पोलो, एएसएसएन, कैल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर। इसको बनाता कौन है? अरविंद मिल्स, इंडिया की कंपनी है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 1930 से। दीज आर बिजनेसमैन। ये अभी तो कैल्विन क्लीन वगैरह को मैनेज कर रहे हैं, इसके पहले यूसीबी आता था इंडिया में, अभी थोड़ा कम हो गया है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, दैट वाज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय अरविंद मिल्स। नाम सुना है? दे आर द वंस हु केटर द नीड ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पर इमेजिन करो मैं अगर तुम्हें एक टी शर्ट बेचूं या शर्ट बेचूं या पैंट्स बेचूं या जीन्स बेचूं, टॉमी हिलफिगर के टैग की जगह अरविंद मिल्स लिखा हो, तुम अगर 3,000 रुपए पे करने वाले थे, करोगे क्या? नहीं लोगे। पर अरविंद मिल्स इज द वन हु इज मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, उन सबको केटर कर रहा है वो, 1930 से बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नाउ ये एक एग्जांपल है बिजनेसमैन का, हु अंडरस्टूड कि उसका बिजनेस क्या है और वो इंडिविजुअली क्या है। ही वर्कड ऑन हिज बिजनेस टुवर्ड्स परफेक्शन, टुवर्ड्स हाउ ही कैन स्केल दैट अप। स्टार्टअप नहीं है ये, एक बिजनेस है जो एग्जिस्ट करता था। कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। He understood the quality, he understood the required demand that was in the market, tie-ups किए बहुत सारे, and then he started working on it, right? This is the example of a businessman. At the same time, एक entrepreneur का example क्या हुआ? वो तीन चीजों को खोज रहा है और उन तीन चीजों के पीछे भाग रहा है, अनमेट नीड या कोई प्रॉब्लम, इनोवेशन, एंड देन ही इज वर्किंग टूवर्ड्स कि वो स्केलेबल बिजनेस बन सकता है कि नहीं। मेरे आइडिया की तरह नहीं कि हाँ भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चावल बनाते हैं, इतने सारे ग्लासेस लगाना, मेंटेन करना बहुत बड़ा मेहनत का काम हो जाएगा, राइट? बट दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है? यहां से अब इस छोटे से थॉट प्रोसेस से आई वुड लाइक टू कम डाउन टू इंडिया या बिलासपुर के रीजन पे मैं वापस आना चाहता हूं। बट बिफोर दैट, फॉर जस्ट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, 2020 क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स थे अरविंद मिल्स के, अगर किसी ने बैलेंस शीट जाके बाद में सर्च कर सकते हो, क्वार्टर 4 में दे मेड 1200 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट इन टोटल। इनका वैल्यूएशन $760 मिलियन है। दे आर अबाउट टू बी अ $1 बिलियन कंपनी। तुमने इनका नाम भी नहीं सुना है, और ये सारे मेजर ब्रांड्स के कपड़े बना रहा है। दिस इज द ऑप्शन एंड द एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेसमैन। दोनों डिफरेंट जगह है, दोनों डिफरेंट रास्ते हैं। बट अब बिलासपुर के सिनेरियो पे मैं आना चाह रहा हूं, हमारे लोकल रीजन के सिनेरियो पे आना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के सिनेरियो पे आना चाह रहा हूं, हाउ बिजनेसेस फंक्शन ओवर हियर। मैं अभी तक का जो बिल्डअप बेस ले रहा था, दिस इज वेयर इट्स गोना पे ऑफ, दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। ठीक है? नेक्स्ट सवाल जो पूछूंगा तुरंत जवाब आना चाहिए उसका, किसने किसने ये कभी भी दिया है, किसी को भी, किसी ऑफिसर को, किसी ट्रैफिक वाले को, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, कहीं पे भी किसी ने भी 10 रुपए भी रिश्वत दी है क्या?
नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग यस बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे बिजनेस फैमिली से आते हैं? प्लीज नेम योर बिजनेस ऑल्सो, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा। जिनके बिजनेसेस नहीं है वो बिजनेस फैमिली से नहीं आते, नॉट अ प्रॉब्लम, आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन, बिजनेस वालों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जरा एक बार चैट में बताना कितने लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं, एंड बिना झूठ बोले सबके सब बिजनेस वाले बताना आपने रिश्वत दी है कि नहीं अभी तक। प्रथम वाधवानी जी कह रहे हैं यस, मनीष साहू बोल रहे हैं यस, आर्यन झूठ क्यों बोलेंगे भाई, अच्छा यस, फर्नीचर स्टोर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दी है। ये नेक्स्ट पार्ट बताना मुझे, क्या ये किया है इररेस्पेक्टिव ऑफ आप बिजनेस वाले हो या नॉन बिजनेस फैमिली से आते हो, सर्विस फैमिली से आते हो? टैक्स इवेजन, जितनी हमारी इनकम बनती थी उतना टैक्स नहीं भरा, या उतनी इनकम कभी दिखाई ही नहीं। जितनी इनकम है उतनी कभी दिखाई ही नहीं। मेरे बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए कैश में आ गया, 1 करोड़ रुपए एक नंबर में दिखा दिया, ऐसा हुआ है क्या? इनकम टैक्स वाला नहीं हूं, रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है सेशन, ना तुम्हारे चार्ट रिकॉर्ड होंगे, ये कहीं नहीं जाने वाला है। किया है नहीं किया है मन में भी बता सकते हो, सोच सकते हो इस बारे में, अपने पेरेंट्स से पूछना कभी। सर्विस सेक्टर वालों के पास ऑप्शन थोड़ा कम होता है, बट बिजनेस वाले ये चीज करते हैं। इन द बिजनेस पॉइंट ये एक प्रैक्टिस की तरह आ चुका है कि जो भी मैं कैश में ट्रांजैक्शन करता हूं मैं उसे दबा देता हूं, या मैं कोशिश करता हूं कि दैट शुड नॉट बी द केस, राइट? ये चीज हम करते आए हैं, या हमने नहीं की है तो हमने देखा होगा किसी को करते हुए, या सुना होगा किसी को करते हुए। एक शॉकिंग बात बताऊं, इतने सारे शॉक दे रहा हूं, एक और शॉक देता हूं। हमारी CSCS फर्म भी है, हम बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को कंसल्टेंसी भी देते हैं अबाउट व्हाट दे शुड बी डूइंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस को लेके भी। हम एक कंपनी सेक्रेटरी की भी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गाइडेंस देते हैं। एक कंपनी है जो हमारी क्लाइंट नहीं है, दे आर इन रियल एस्टेट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप ऑटोमेटिकली पहचान लेंगे, और ये ओपन इंफॉर्मेशन है। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कभी भी जाओगे, किसी का भी तुम बैलेंस शीट या किसी का भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल सकते हो। 100 रुपए का एक चालान पे करना होता है सर्च के नाम का, आप वो निकाल सकते हैं। बिलासपुर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, सबसे बड़ी, उनका ऑथराइज्ड कैपिटल मैं देख रहा था, आई वॉज जस्ट क्यूरियस, मैं रियल एस्टेट में कुछ रिसर्च कर रहा था, आई वॉन्टेड टू सी कि क्या है। उनका ऑथराइज कैपिटल है 44 करोड़ रुपीस, एंड उनका पेड अप कैपिटल है 37 करोड़ रुपीस एज ऑफ 2020, जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई। इनके प्रोजेक्ट्स 100 एकड़ में भी फैले हुए हैं, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नॉट जस्ट इन बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, कोरबा, मैं बता भी नहीं सकता कितने जगह फैले हुए हैं। इनका टर्नओवर सिर्फ 40 करोड़ रुपीस के आसपास दिख रहा है। तुम्हें लगता है क्या कि इस शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट जो ग्रुप होगा वो सिर्फ 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा रहा होगा एक साल में? शो तो वही हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट एलिजिंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट अ रिसर्च दैट आई वाज डूइंग। मैं एक बेसिक कैलकुलेशन मार रहा था कि अगर एक घर भी 50 लाख रुपए का है, क्योंकि उस रेंज के वो घर बनाते हैं, तो सिर्फ 80 घर बिक रहे हैं साल भर में एक प्रोजेक्ट से, जबकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ रेंटल बिल्डिंग्स भी हैं, कुछ मॉल्स भी हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है ये तो सिर्फ 40 करोड़ रुपए कैसे हो रहा है? दैट इज व्हेन आई अंडरस्टैंड एंड आई लुक एट द क्लाइंट्स जो हमारे साथ भी आते हैं, दे लाइक दिस थॉट प्रोसेस कि अरे सरकारी आदमी को कुछ दे देंगे, काम बन जाएगा, अरे इसको ऐसे दबा देते हैं ना सर, हो जाएगा। ये साल के अंत में लेके आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये लीजिए, अपने हिसाब से जो बनता है बना दीजिएगा, थोड़ा जो भी हो कम कर दीजिएगा उसमें, देख लेंगे, समझ लेंगे, जब कोई नोटिस आएगा देख लेंगे। ये चलता है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। अब दुनिया बदल गई है, और जो पुराने रास्तों में भी लोग चले उसके कारण उनका नुकसान भी है, क्योंकि टैक्स इवेजन एंड रिश्वत देना या निकलने का सोचना, ये सबसे बड़ा पॉइजन है किसी भी बिजनेस के लिए।
ये सबसे बड़ा पॉइजन है किसी भी बिजनेस के लिए। क्यों है? एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं। मान लो एक छोटा सा फर्नीचर शॉप है या छोटा सा होलसेल का किसी का दुकान है, वो सामान खरीदता है, सामान बेचता है या रिटेलर्स को पहुंचा देता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो साल भर में 20 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाता है मान लेते हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए उसका प्रॉफिट है। सारा कैलकुलेशन करते हुए, कैश नॉन कैश दोनों मिला देता हूं मैं अगर तो। पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है। वो बोलता है अपने सीए को कि 5 लाख रुपए इनकम दिखा दो, जीरो टैक्स आएगा, बहुत बढ़िया है, हम जी लेंगे उसमें। एक दिन कोविड आ जाता है, अब उसको लोन की जरूरत है, तो वो बैंक के पास जाता है, बोलता है कि मुझे लोन दे दो। बैंक बोलती है दिखाइए आपका आईटी रिटर्न कैसा है या आपके बिजनेस का आईटी रिटर्न क्या है। देखा कि 5 लाख रुपए है बस। तो बोले 5 लाख रुपए में आपको कितना ही लोन दे देंगे, हम बिजनेस लोन भी देंगे तो कितना रुपए दे देंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वापस ही नहीं आएगा, ये तो वापस ही नहीं आएगा। यहां पे प्रॉब्लम चालू होती है। तब वो क्या करता है, मार्केट में किसी एक बड़े व्यापारी के पास जाता है, किसी एक रसूखदार आदमी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लेता है उससे उधार। 1% ब्याज बोलता है, सबसे कम बोल रहा हूं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है अनरेगुलेटेड मार्केट में। शहर में तो और नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी आपको पैसा दे दे और बोले सिर्फ 1% महीने के हिसाब से वो ब्याज ले रहे हैं आपसे, तो 12% फ्लैट वो आपसे ब्याज ले रहे हैं फॉर द मनी दैट यू हैव टेकन। वो आप ब्याज भी पे करोगे, आप वो पैसा भी पे ऑफ करते हो और उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता है आपको। आपकी फाइल आज भी 5 लाख रुपए की ही रहती है एंड वो बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है, वो बिजनेस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। और लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है या मैं बिजनेस सही ढंग से नहीं चला पा रहा हूं। इसी में अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं ना, उसने 20 लाख रुपए दिखाए होते कि हाँ मेरी 20 लाख रुपए की रेवेन्यू है, 10 लाख रुपए का खर्चा था, 10 लाख प्रॉफिट था, उसको मैनेज करने का, टैक्स मैनेज करने का 20 प्रकार के तरीके हैं जिसको आप मैनेज करके बहुत कम टैक्स पे कर रहे होते। पर आपकी फाइल बड़ी होती, वो फाइल बड़ी होती तो आपको बिजनेस लोन भी मिलता, बिजनेस लोन मिलता, उसका इंटरेस्ट आप एक्सपेंस की तरह भी क्लेम करते, उस बैंक लोन के कारण आपका सिबिल रिपोर्ट भी आगे बढ़ती, ये सारा कुछ आपको बेनिफिट मिलता। सरकार की कम से कम ऐसी 20 योजना अभी चल रही है ड्यूरिंग कोविड, जैसे ही चालू हुआ मार्च में, उसके बाद से अभी तक में ऐसी 20 अलग अलग योजनाएं आई हैं जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन बिना कोलैटरल के लोन ले सकता है। आधे लोग उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, आधे से ज्यादा लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं। बिकॉज द सैड रियलिटी इज अभी तक हम उस सिस्टम में काम करते आए हैं कि हाँ कैश छुपा दो, टैक्स दबा दो, रिश्वत दे देंगे, कोई आएगा तो समझ लेंगे। अब पता है सरकार ने क्या किया, लास्ट बजट से अभी इस बजट में भी हर जगह ये चीज क्लियर हो गई है। इनकम टैक्स रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखेगी आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग में, आपको एक नोटिस आएगा। पहले इनकम टैक्स ऑफिसर भेजता था, हर शहर का अलग होता था, लोग उससे जाके सेटिंग करने की कोशिश करते थे। अब आपको नोटिस आएगा पौंडीचेरी के इनकम टैक्स ऑफिसर से, जिसके पास आप तक पहुंचने का कोई कारण नहीं है, ना आप उस तक पहुंच सकते। ऑनलाइन नोटिस आएगा, आपको ऑनलाइन जवाब देना है, सैटिस्फैक्टरी लगेगा तो ठीक, नहीं तो आपको टैक्स भरने बोला जाएगा और 250% आप पे फाइन लगेगा, जेल भी हो सकती है अलग अलग कारणों में। अचानक से इस शहर के सारे जो व्यापारी हैं उनको इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग देयर नोटिसेस ड्राफ्टेड। हम दिन में कम से कम 20 नोटिस ड्राफ्ट करते हैं अलग अलग लोगों को, जिनको हमने समझाया था कि प्लीज ऐसा ना करें, किया। हम 20 नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं इनकम टैक्स को जवाब देते हुए कि हाँ ये गलती क्यों है या ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, कहीं पे कितना पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, वो सारी लाइबिलिटीज आ रही है। बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, एनसीएलटी में उनका केस लड़ रहे हैं। ये सारे काम हो रहे हैं। पर कुछ लोग जिन्होंने एडवाइस सुनी, जिनको ये समझ आया कि नहीं हम एक नंबर में सब कुछ दिखा सकते हैं, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग कोविड। नोबडी सफर्ड ड्यूरिंग कोविड। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे, बोला ना सही नॉलेज पता होनी चाहिए, सही एडवाइस पता होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे ना आज के टाइम में, बिना रिश्वत के एक ऑनलाइन चालान कटता है लर्नर्स लाइसेंस के लिए 126 रुपए का, आपको एक टेस्ट देना होता है, और 289.70 रुपीज का एक चालान कटता है फॉर परमानेंट लाइसेंस। टोटल में 400 रुपए के आसपास का खर्चा है। 2 विजिट लगेगी, एक विजिट में आपको जाना है, अपना लर्नर्स परमिट के लिए एक टेस्ट देना होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं 15, बहुत आसान। एंड देन सेकंड परमानेंट में आपको गाड़ी चला के दिखानी होती है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आप वो करने जाते हैं।
एक बंदा है हमारे साथ है, मतलब हमारे साथ नहीं, हमारे क्लाइंट है, वो करोड़पति बन गए अभी अभी में, पिछले 2 साल में और ज्यादा, लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के। ही चार्जेस 4,500 रुपीज फ्रॉम पीपल टू गेट देयर ड्राइविंग लाइसेंस मेड। लोग पे करते हैं। ये सेम चीज करते हैं जो एक आदमी करता, सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगते हैं जो एक वेबसाइट भी उनसे मांग रही थी, उठा के उस वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद टेस्ट वाले दिन इनको बुलवाते ही हैं, जाके वो टेस्ट दिलवाते ही हैं, सेकेंड टाइम वाले में भी टेस्ट दिलवाते ही हैं, एंड दैट इज इट। अब उसके लिए भी उन्होंने 2 लड़के रख लिए कि वो सारे काम करेंगे। ही हैज बिकम करोड़पति बाय डूइंग दिस। वरुण बोल रहा है कोई 3500 रुपए लेता है। जिन महाशय की मैं बात कर रहा हूँ 4500 लेते हैं। मेरे बैचमेट ही हैं, करोड़पति हो गए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बना बना के। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा बिजनेस है, बुरा बिजनेस है, एथिकल है, अनएथिकल है। ही सॉ कि लोगों को डर लगता है, लोग जाके वेबसाइट में पढ़ना नहीं चाहते हैं, दे आर अनविलिंग टू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन, दे आर अनविलिंग या अनप्रिपेयर्ड टू जाके पढ़ ले कि क्या नियम फॉलो करना है। ये विलिंग है, उन्होंने पढ़ लिया, वो नियम फॉलो करा लिया, उसके पैसे ले लिए। ये डिफरेंस होता है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारे साथ चलती है। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है जो हम फोकस करेंगे आने वाले बहुत सारे सेशंस में, इवन वोकेशनल कोर्सेज आने वाले हैं इन कोलैबोरेशन विद एनसीईआरटी। आई एम रियली थैंकफुल टू पीयूष, डॉक्टर पीयूष सर। उन्होंने जो ये कोलैबोरेशन करवाने के लिए जो बहुत ज़्यादा स्टेप फॉरवर्ड लिया है, जो इनिशिएटिव उठाया है, दैट इज गोना हेल्प एवरी स्टूडेंट इन द लॉन्ग रन। हम बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज सीखने वाले हैं जिनमें हम ये सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीखेंगे। व्हेन वी मेक मनी, how can we keep that money legally? Because I'm pretty sure you, everybody over here know some or the other person जो business family को belong करता है, जिसकी शायद net worth 50 करोड़ भी हो सकती है, 100 करोड़ भी हो सकती है, 20 करोड़ भी हो सकती है, बट इनकम टैक्स फाइलिंग उनकी 10 लाख 20 लाख रुपए की होती है और सारे खर्चे वो कैश में करने की कोशिश करते हैं और हमेशा डर में रहते हैं कि कब रेड पड़ जाएगी, कब इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, कब प्रॉब्लम हो जाएगी, कब जीएसटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। दिस इज वॉट वी are supposed to learn, how to make money and how to keep that money legally। जहां पे हम 2 कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। फर्स्ट इज कंप्लायंस, सेकेंड इज टैक्स रिडक्शन। हर बिजनेसमैन जो अभी एग्जिस्ट करता है, दे आर ऑफ अ सर्टेन जेनरेशन। अभी मैं काफी बिजनेसेस को देखा है जिनको शायद 30 साल के या 25 साल के लोग हैंडल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो एस्टैब्लिश्ड हैं या जिन्होंने काफी काम किया है एटलीस्ट इन दिस शहर में, दे आर 40+। उनके बच्चे हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, एंड मोस्ट ऑफ देम स्टडीइंग इन एलसीआईटी। दे आर देयर, दे आर वेटिंग फॉर अ डिग्री टू कंप्लीट एंड दे आर गोना गो बैक एंड जॉइन द बिजनेस। ये थॉट प्रोसेस पे है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अ लेगेसी शुड बी टेकन फॉरवर्ड। बट उस बिजनेस को जिस तरीके से आपके माँ बाप कर रहे थे उसी तरीके से अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आप में चेंज क्या आएगा? हर किराना स्टोर जो यहां एग्जिस्ट करती है उसके पास कैपेबिलिटी थी वो अपने आप को बिग बाजार की तरह बना ले। कितने लोगों ने किया? वेरी फ्यू। अभी अभी में कुछ लोग जागरूक हुए, दे हैव स्टार्टेड द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट। यहां पे कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, दे कुड हैव फॉर्मुलेटेड देमसेल्व्स एज एन अपोलो हॉस्पिटल। कितनों ने किया? वेरी फ्यू। कितने सारे सिनेमाज एग्जिस्ट करते थे, वो अपने आप को मल्टीप्लेक्स वाली फील दे सकते थे, दे हैव अर्न्ड दैट काइंड ऑफ मनी, अडेप्ट ही नहीं किया। मल्टीप्लेक्सेस आए, उनको रिप्लेस कर दिया। व्हाई डू दिस हैपन टू लोकल बिजनेसेस? वन सिंपल रीजन, जो हमारे सीनियर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल लर्निंग न्यू थिंग्स, बट वी आर एज अ यंग जनरेशन। हमारे पास वो इंफॉर्मेशन एक्रू करने का प्लस सही इंसानों लोगों से मिलके वो अर्जित करने का पूरा सॉल्यूशन होता है। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स राइट नाउ जो रियल एस्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि मम्मी पापा रियल एस्टेट में काम करते हैं, सबसे पहली चीज मैं करूंगा, मैं रेरा पढ़ूंगा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में पढ़ूंगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ सकता तो किसी के पास बैठ के समझूंगा कि हाउ आई कैन यूज दीज रेगुलेशंस टू हैव अ बेटर बिजनेस अहेड। मैंने कितने होलसेलर वाले लोगों को देखा है जो मेरे बैच के लोग थे, दे फाइनली केम डाउन विद मी, हम दोनों साथ बैठे हैं, वी स्टार्टेड लर्निंग कि होलसेल बिजनेस की सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स में
हम क्या रिफॉर्म लगा सकते हैं ताकि रोज सुबह 3 बजे उठ के मुझे फोन ना उठाना पड़े ये ट्रक कहां पहुंचा? हाउ कैन वी डू दैट? हाउ कैन वी मैनेज आवर स्टॉक? मैं दुकान में रहूं नहीं रहूं, स्टॉक मैनेज हो रहा है। मैं दुकान में रहूं नहीं रहूं, बिल्स निकल रहे हैं। मैं दुकान में रहूं नहीं रहूं, सारे नेगोशिएशंस भी हो पा रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में जब हमने खोजना चालू किया तो पता चला कि जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो लेबर लॉज हो, चाहे एफएमसीजी गुड्स पे लगने वाले लॉज हो, चाहे वो रियल एस्टेट पे लगने वाले लॉज हो, अगर मैं इन लॉज को ही फॉलो कर लूं तो जो प्रॉब्लम्स है ना एक कच्चा बिजनेस चलाने में और एक पक्का बिजनेस चलाने में, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब मैं कंप्लायंस पूरा करता हूं, मैं ऑटोमेटिकली बहुत सारे सिस्टम्स बना देता हूं जिसके थ्रू मेरा बिजनेस काफी इफेक्टिवली चलता है। एंड ऑनेस्टली बहुत लोगों को लगता है कि कंप्लायंस करने में बहुत खर्चा लगता है। जो बिजनेसेस यहाँ एस्टैब्लिश्ड है ना, हमने जिनको कंप्लायंस कराया या हमने खुद सिखाया उनको, उनका कंप्लायंस कॉस्ट 1% है। अगर वो बिजनेस में 100 रुपए बना रहे हैं तो हर 100 रुपए में 1 रुपए उनका खर्चा आता है कंप्लायंस करने में। वो चाहे टीडीएस रिलेटेड हो, चाहे जीएसटी रिलेटेड हो, चाहे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रिलेटेड हो, चाहे कंपनी लॉ रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, इट्स जस्ट 1 रुपी अगेंस्ट 100 रुपीज। एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड व्हाई आर नॉट मोर पीपल डूइंग इट, व्हाई आर नॉट मोर पीपल डूइंग इट। सो दिस is the version that we started up with. These are the courses we started up with कि हम सिखाना चालू करें how everybody can start doing that. ठीक है, चलो हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूं, तुम्हें एक ऑफर दूं, क्या तुम लोगों को ये ऑफर अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे बताना। हाइपोथेटिकली मैं बोलूं कि 3 साल का पूरा प्रॉफिट जितना भी तुम कमाओ अपने बिजनेस में, जितने भी बिजनेस वाले बंदे हैं, 3 साल का पूरा प्रॉफिट जो तुम कमाओ मैं टैक्स फ्री करा दूं, 1 रुपए भी उसमें टैक्स ना लगे। जो लोग तुम्हारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे उनका भी पैसा टैक्स फ्री करा दूं। और अगर तुम्हारे पास आइडिया है, आई थिंक रेयांश पूछ रहे थे यहां पे, अगर तुम्हारे पास एक आइडिया है, तुम्हें उसमें उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे एक बिजनेस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा सकता हूं। ये तीनों चीज पॉसिबल है। क्या तुम खुश होगे? क्या तुम अपने बिजनेस में जो भी बिजनेस हाउस के लोग हैं, क्या वो चेंज करने को रेडी होंगे? या जो लोग बिजनेस चालू करना चाहते हैं या हु वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, क्या ये करने के लिए आप खुश होंगे? 3 साल कोई प्रॉफिट में, जितना भी प्रॉफिट कमाओ एक नंबर में सब दिखाओ, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलेगा? दौड़ेगा? इम्पॉसिबल लग रहा है क्या? इम्पॉसिबल लग रहा है क्या हम लोगों को ये? यस इट्स टोटली पॉसिबल, इट्स टोटली पॉसिबल। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन 2015 में, स्टार्टअप्स तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, पर 2015 में श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चालू की स्टार्टअप इंडिया के नाम से। इसके अंदर बहुत सारे प्लान्स बनाए, एक्शन प्लान्स बनाए, इन्वेस्टमेंट पुश करने के ऑप्शंस बनाए कि लोग स्टार्टअप्स की तरफ ज्यादा बढ़ें। एंड उसके तहत उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए। इफ यू फॉलो दोस यू कैन क्लेम ऑल दोस 3 थिंग्स जो मैंने इसके पहले के स्लाइड में बोला। 3 साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। कोई तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उसका पैसा जो टैक्स लगने वाला पैसा था टैक्स फ्री हो जाएगा। तुम अगर एक बिजनेस आइडिया लेके आते हो, तुम्हें इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के अंदर। 2015 में इसका ऐलान हुआ, 2016 में एक्शन प्लान आ गया। अंडर दिस इंक्यूबेटर्स आर सेट। कितने लोगों को पता है इंक्यूबेटर क्या होता है? कितने लोगों को पता है इंक्यूबेटर क्या होता है? हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज एन इंक्यूबेटर? एक बच्चा बोल रहा है यस। अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट नो। गूगल वाली डेफिनेशन खोज के कोई मत डालना, बट मुझे बताओ जरा इंक्यूबेटर होता क्या है, जिसने यस बोला। बाकी लोग जो शांत बैठ गए, ऐसा कोई फॉरेन वर्ड नहीं है, कोई एलियन वर्ड नहीं है। व्हाट इज इंक्यूबेटर?
हर्ड बट नो आइडिया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका ने बोला था कि इंक्यूबेटर पता है। नो बोल रहे हैं, गणेश देवांगन जी बोल रहे हैं नो आइडिया, नो आइडिया सर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो आइडिया। इंक्यूबेटर्स आर सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स जो सेटअप किए गए हैं अलग अलग सिटीज में बाय द गवर्नमेंट, जहां पे अगर कोई एक इंडिविजुअल स्टार्टअप खोलना चाहता है और उसके पास एक आइडिया है, एक बिजनेस प्लान है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये सेंटर बनाया गया। इफ यू हैव अ स्टार्टअप आइडिया, इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, इसका ये सॉल्यूशन है एंड इसके लिए हम पैसे चार्ज करेंगे तो लोग पैसे देंगे, एक बिजनेस प्लान है, फीजिबल बिजनेस प्लान, you can go to these incubators, present your plan and these incubators will pay you 10 lakh rupees upfront। आपको 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा कि आप ये 10 लाख रुपए रखिए, जाइए अपने बिजनेस प्लान का प्रोडक्ट बना के लाइए, रिसर्च करिए मार्केट में, अपने बिजनेस आइडिया को फ्लोट करके देखिए कि मार्केट में इसकी एक्सेप्टेंस आ रही है कि नहीं। ये 10 लाख रुपए में हमारा कुछ स्टेक रहेगा अब इस बिजनेस में, हम आपको पैसे दे रहे हैं तो, पर ये 10 लाख रुपए लीजिए और जाइए टेस्ट करके आइए अपने प्रोडक्ट को। आफ्टर टेस्टिंग उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि हाँ ये बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, और उसके आगे की फंडिंग हम आपको देंगे, नॉट एज अ लोन, नॉट एज अ लोन, एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट इन द ओनर। आपके कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है सरकार इंक्यूबेटर्स के थ्रू। किस किस को पता है कि बिलासपुर में इंक्यूबेटर है? किस किस को पता है कि बिलासपुर में इंक्यूबेटर है? किस किस को पता है बिलासपुर में इंक्यूबेटर है? अभी अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है लास्ट इसी साल एक्चुअली। यस सर, इन सेंट्रल लाइब्रेरी somebody saying yes, there is a incubator in बिलासपुर। आधे बिजनेसमैन को नहीं पता है, आधे बच्चों को नहीं पता है, इंक्यूबेटर एग्जिस्ट करता है अब बिलासपुर में। इफ यू हैव अ बिजनेस प्लान, इफ यू हैव अ बिजनेस आइडिया, यू कैन प्रिपेयर अ रिपोर्ट। आप इंक्यूबेटर के पास जा सकते हो, एक पैनल बैठा होगा अलग अलग लोगों के, अलग अलग लोगों का जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। आप अपना बिजनेस आइडिया पिच करिए उनको, जो कम्युनिकेशन एंड लीडर स्किल्स की बात कोई एक बच्चा कर रहा था, यहां पे प्रेजेंट करिए उस चीज को कि यस दिस इज अ बिजनेस आइडिया, वी कैन फुलफिल दिस। If they believe in your idea, if they find that idea to be fruitful, they'll give you a funding. Go start your business. कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। प्रावधान है इंक्यूबेटर्स के अंदर that they can give you funds over 100 crore rupees। आपको 100 करोड़ रुपए तक का वो फंड दे सकते हैं if they feel कि that business is really fruitful। सिर्फ यही नहीं, इंक्यूबेटर्स इसलिए भी बने हैं कि बाकी इन्वेस्टर्स जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनको खोज के लेके आते हैं ताकि वो तुम्हारा आइडिया तुम उनको सुना सको एंड दे पे यू मनी फॉर दैट। तो जो लोग सोच रहे थे कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, जो लोग ये सोच रहे थे कि हाउ आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट अ कैपिटल, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। यू मेक अ कंपनी, या आप एक एलएलपी बनाइए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, या फिर एक एलएलपी बनाइए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फुलफिल करिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो बनानी है आप वो बनाइए, उसकी सारी ट्रेनिंग हम आगे आने वाले वर्कशॉप्स में आपको दे रहे होंगे। डू दैट, यू कैन गो टू द बिलासपुर इंक्यूबेटर सेंटर एंड गेट योरसेल्फ अ फंडिंग। छत्तीसगढ़ में कितने स्टार्टअप्स हैं पता है क्या? छत्तीसगढ़ में कितने स्टार्टअप्स हैं पता है क्या? या किसी फेमस स्टार्टअप का नाम सुना है? फेमस एंटरप्रेन्योर का नाम सुना है? बिलासपुर से किसी का भी नाम सुना है क्या? सिम्बा छत्तीसगढ़ का नहीं है, ओनर कोई और है। कोई भी स्टार्टअप जो बिलासपुर से ओरिजिनेट हुआ, जो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुआ, डू वी नो दैट? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से नाम आएगा। आई नो ऑफ यू, आई नो 5 ऑफ देम। एग्रो एग्रीकल्चर एरियाज में उन्होंने इनोवेशन किया है, पेस्टिसाइड्स एरिया में इनोवेशन किया है। देयर इज अ जूस कंपनी आल्सो व्हिच इज नाउ एट द वर्ज ऑफ बीइंग टू बी सोल्ड आउट, बट
these are the companies who exist. Only 5 financially feasible startups are there. ये मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि TEDx हुआ था अभी NIT राउरकेला में, मेरे फ्रेंड्स ही ऑर्गेनाइज कर रहे थे. While they were doing that, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार छत्तीसगढ़ से एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताओ, बिकॉज आई वॉज इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनका लेजिटिमेट बिजनेस है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी है. कोई ऐसा सीईओ है क्या कोई आके जो बोलेगा? बहुत खोजा, बहुत समझा, वी गॉट नो वन, नो स्पीकर एट ऑल जो टेडेक्स में जाके रिप्रेजेंट कर सकता हो. ये प्रॉब्लम है. दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज. वी हैव टू चेंज कि हम एज बिलासपुरियंस, एज छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट्स, हाउ डू वी पुट आर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑन द मैप ऑफ इंडिया. आई वॉज स्टडिंग इन कोलकाता. मैं जब भी अपने दोस्तों को बताता था कि आई वॉज फ्रॉम बिलासपुर, वो बोलते थे कौन सा गांव है ये. स्टेट का नाम पूछते थे, छत्तीसगढ़ बोलता था तो बोलते थे अच्छा वही ना जो मध्य प्रदेश है, या कोई और तरीके से याद करता तो कोई तो बोलता था अच्छा वो नक्सली एरिया. नोबडी रिमेंबर्ड इट फॉर समथिंग रियली ग्रेट. मैं किसी को अगर नहीं बताता मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं, दे यूज्ड टू अज्यूम कि मैं मेट्रो सिटी से हूं. द वे आई यूज्ड टू प्रेजेंट माई सेल्फ, द वे आई यूज्ड टू टॉक, द वे आई यूज्ड टू वर्क अराउंड देम. बट ये तो डिफरेंस है. बिलासपुर को बने हुए अब करीब 21 साल के ऊपर होने को हो गया. छत्तीसगढ़ को बने हुए इनफैक्ट what have we done, what have we achieved. हमारे कौन से ऐसे एलुमनाइज हैं who went out and did something great. एक नाम है जो बहुत प्रोमिनेंट है, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता. सत्यजीत दुबे, आपने नाम सुना है इनका? सत्यजीत दुबे, he is an actor, he is from बिलासपुर, he has had few films now. सबसे पहली फिल्म थी ऑलवेज कभी कभी, SRK प्रोडक्शन के थ्रू. अभी recently he was in a movie with Sanjay Dutt also. He is one of the actors. बहुत आगे बिलासपुर का परचम लेके जा रहे हैं वो. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टअप्स में थोड़ी कमी है. तेजस शुक्ला इज रेजिंग हैंड. डू यू वांट टू से समथिंग तेजस? I don't know if you guys can unmute yourself. तेजस रेज हैंड क्यों किया? चलिए, I don't think so. You guys can unmute yourself. You can put it in the chat, just if you have something, right? So this is when we have to understand कि why do we need entrepreneurs and how does it help us. तो again, आज से जो हमें thought process change करना है, that will be about if we want to be a businessman or we want to be an entrepreneur, and then we think about 3 things: the unmet needs that we can see around us, the innovation that we can see, and how we can scale this business. And most importantly, we change the idea that we have of working. We change the ideology that we have of working. Because अभी तक हम मेंढक के कुएं हैं, कुएं के मेंढक हैं. I'm sorry, extremely sorry. एक कुएं में छोटे से मेंढक की तरह है. बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारा नॉलेज है नहीं. इतने सारे बिजनेस फैमिली के बच्चे थे, बट ये नहीं पता था कि इंक्यूबेटर एग्जिस्ट करता है. सो नाउ यू हैव अ होमवर्क. Whatever business you want to follow, या आपकी फैमिली का जो भी बिजनेस है, you will try to find 5 things about that business. First, in and out of how it works. Second, कौन से problematic areas हैं. Third, कितने regulations लगते हैं आपके बिजनेस में, how you can change them, या उन regulations को आप पूरी तरह फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं. Fourth, how do you arrange or how do you manage your finances. And fifth, चेंजेस आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ये 5 आपको एक रिसर्च की तरह करना है, क्योंकि आगे आने वाले वेबिनार्स में और डिटेल हम बात करने वाले हैं. द नेक्स्ट वेबिनार जो 24th को है, वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ फाइनेंसेस आर वर्कड अराउंड इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस. हाउ डज दैट गो अराउंड, हाउ इट कैन बी मैनेज सक्सेसफुली. जो मैं टैक्स इवेजन और टैक्स रिडक्शन की बात कर रहा था, उसका एक पूरा कैलकुलेशन, एक पूरा थॉट प्रोसेस आपको मिलेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट विल ट्राई टू फिगर आउट. But if you really want to be an entrepreneur, be very clear about one particular thing. Your idea might seem very stupid. When you tell it to a lot of people, your idea might seem very, very stupid. A lot of people will just say कि ये काम ही नहीं कर सकता. मैं जब लोगों को बताता था MUNs कराने हैं, they used to feel कि क्यों लोग participate करेंगे इसमें. At the end of the day, it became successful. लोग सोचते थे तुम कुछ और नहीं कर सकते, तुम CA की पढ़ाई कर रहे हो, MUN में क्यों फोकस करते हो, फोकस बिगड़ेगा.
आई वॉज डूइंग दैट एट द सेम टाइम। उसका एक रीजन था, आई फाउंड इट टू बी फ्रूटफुल। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो मैं आज भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। व्हेन आई डू दैट इट मेक्स अ बिग चेंज। इन कोविड आधे से ज्यादा जहां बिजनेसेस बंद हुए, वी द होल ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम प्रोफेशनल LLP had a tie-up with another startup. We made another startup जिसका नाम है लेक्चर कार्ट। जून 2020 में ये स्टार्टअप बना। जून 2020 में एक यूट्यूब चैनल चालू किया हमने। विद इन अ पीरियड, अभी एक साल अभी कंप्लीट हुआ है, बट लास्ट 2 महीने से हमने बाकी प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया है। वो एक साथ और बूम की तरह लेक्चर कार्ट पे लॉन्च होने वाला है। आप यूट्यूब में जाएंगे, यू विल फाइंड मोर देन 1450 और 60 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सारे ऑर्गेनिक। एंड इन 1400 बच्चों से हमने करीब 18 लाख रुपए का बिजनेस किया है। एट द मोमेंट नेट रेवेन्यू है वो हमारा, एंड एवरीथिंग हैज बीन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये थॉट प्रोसेस मैं इसलिए बता पा रहा हूं बिकॉज व्हेन वी सेट द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्सेज ऑल अंडर वन रूफ, अ लॉट ऑफ पीपल सेड इट्स नॉट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी टीम लगेगी, हाउ कैन यू मैनेज दैट? क्या ऑनलाइन भी पढ़ा पाएंगे क्या? जो सेटअप आप देख रहे हैं, मैं इस सेटअप में पढ़ाता हूं रोज बच्चों को। सोचो अगर मैं ऑनलाइन क्लास इस सेटअप में ले सकता हूं, क्या बच्चा ऑनलाइन क्लास में भी इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? विल दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग? यस और नो? ये ज्यादा बेटर है, इंटरेस्टिंग है कि मैं काफी क्लियरली लिख सकता हूं। मैं एक और सीन चेंज करूंगा तो आई कैन राइट ऑन माई आईपैड एंड आई कैन शो यू एवरीथिंग। इट कैन बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव। सो व्हेन आई कैन मेक दैट हैपन, ये चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, उस स्टार्टअप से जुड़े भी बहुत सारी चीजों को हमने प्लान आउट किया एंड वी स्टार्टेड डूइंग दिस। Now at the moment we are giving consultancy to a lot of schools also on how they can take the online classes in this manner, ताकि बच्चों को कम से कम पता तो चले कि हाउ दे दे कैन एक्चुअली फाइंड दैट कनेक्शन। अभी जो एक वर्चुअल वॉल है बीच में, उसको हटा के कनेक्शन कैसे लिया जा सकता है। तो बिजनेस आइडिया सोचना है, एक स्टार्टअप के बारे में सोचना है, बट हाउ अब्सर्ड इट इज, ये कभी मैटर नहीं करेगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, किसी टाइम पे अगर मैं तुम्हें बोलता कि एक अनजान आदमी को फोन करके तुमको उसके साथ गाड़ी में बैठ के घूमना होगा, तुम घूमते क्या? आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले? नहीं। बट उबर का कॉन्सेप्ट आया, सिक्योर्ड फीचर के साथ आया, तो अब वो लड़कियां ही क्यों ना हो, रात के 11 बजे भी इफ दे हैव टू टेक एन उबर, दे डोंट फील स्कैर्ड। ये एक चेंज है। पहले मैं किसी को बोलता ये आइडिया मैं लेके आना चाहता हूँ, कोई नहीं मानता, बट वाइल इट केम, कुछ लोगों को उसका बेनिफिट समझ आया एंड दे मूव फॉरवर्ड। एयरबीएनबी, घर में एक्स्ट्रा रूम है, आप रेंट आउट कर सकते हैं उसे तुरंत। जो लोग हैसल करते हैं रेंट आउट करने के लिए, एयरबीएनबी बना, आज उसका ओयो से ज्यादा वैल्यूएशन है। इट इज वैल्यूड एट $18 बिलियन। तो अगर ये थॉट प्रोसेस होता कि इतना अब्सर्ड आइडिया है, हाउ कैन दैट वर्क, इट वुड हैव नेवर वर्कड। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टिक टू दैट आइडिया, यू हैव टू सी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं, एंड देन यू हैव टू डू 4 थिंग्स। फर्स्ट, you have to work around that idea. You have to look कि वो idea कोई problem solve करता है कि नहीं, वो professionally या financially feasible है कि नहीं। अर्थ में बहुत ज्यादा pollution हो रहा है, मैं मार्स में जाके रहना चालू कर दूंगा, solution है, feasible है क्या? नहीं है at the moment. So if you have an idea, how can you use that idea? Second, product। वो idea तो है, पर उसका product क्या होगा? बेचने वाली चीज भी हो सकती है, सर्विस सेक्टर भी हो सकता है। यू हैव टू वर्क अराउंड दैट प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट लोगों के द्वारा एक्सेप्ट होगा कि नहीं। थर्ड, यू हैव टू फाइंड अ टीम। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। यू हैव टू फाइंड अ टीम हु कैन वर्क विद यू, हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। फोर्थ, यू हैव टू वर्क अपॉन एग्जीक्यूशन। ये 4 पिलर्स का आपके पास एटलीस्ट थ्योरेटिकल लेआउट होना चाहिए। फिजिकल लेआउट फंडिंग मिलने के बाद, बहुत सारी चीजों के बाद हो सकता है। फंडिंग कैसे मिलती है उस पर पूरा एक सेशन है, पूरा एक कोर्स है जिस पे हम बात करेंगे। राइट नाउ सिर्फ एक ये आई ओपनर है, एक पेडेस्टल बना रहे हैं हम कि हाँ अब इसके आगे हम अपनी आइडियोलॉजी, अपना विजन डिफरेंट रखेंगे। दिस इज वेयर वी वुड लाइक टू सी। एंड एक स्टार्टअप की सक्सेस रेट इन 4 चीजों पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। आइडिया इनटू प्रोडक्ट, इनटू टीम, इनटू एग्जीक्यूशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनटू लक। अब वो इंटू 0 इंटू 10,000 कुछ भी हो सकता है। कभी कभी लक बहुत अच्छा होता है, इंटू 10,000 हो जाएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी लक थोड़ा खराब होता है, इंटू 0 हो जाएगा एंड यू फेल।
But when you fail, it's an experience. It's not just a failure. You get to understand where you can move forward. Right? So, इन चीजों पे हम फोकस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंटली. Right? This is where we change the ideology. This is where we'll change our vision. This is where अब हम जब भी किसी बिजनेस आइडिया के बारे में, चाहे घर वालों से बात कर रहे हो या कहीं भी बात कर रहे हो, इन 4 डिस्टिंक्शंस को बनाने के बाद आइडिया, प्रोडक्ट, टीम, एग्जीक्यूशन, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इनोवेटिव वेज हम कैसे इसको फुलफिल कर सकते हैं. प्लस विल फाइंड अ प्रोफेशनल जो आपको बता सके, या एटलीस्ट यू कैन गो अराउंड एंड लर्न दोज लॉज और रेगुलेशंस जो आपको एक्चुअली सिखा सके कि हाउ यू कैन डू इट बेटर. हम आपको लगातार सिखाने वाले हैं ही. कुछ सेशंस आगे प्लान्ड अप है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बट ये काफी डिटेल्ड कोर्सेज होने वाले हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट वी विल बी कमिंग अप विद वोकेशनल कोर्सेज जिसमें आप इंडिविजुअली सेलेक्ट किए जाएंगे, या आप खुद अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर आई वुड लाइक टू बी एनरोल्ड इन द कोर्स, जहाँ पे स्टार्टअप रिलेटेड अलग कोर्स होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस को लेके अलग कोर्सेज होंगे, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा व्हाट आर द स्किल्स दैट यू विल बी नीडिंग, व्हाट आर द रेगुलेशंस दैट यू नीड टू नो स्पेसिफिक टू योर बिजनेस. अगर आप फैब्रिकेशन से हैं, स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, लुब्रिकेंट्स बेचते हैं, स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, फर्नीचर, बुटीक, so on and so forth, specific to your business, we'll talk about the regulations, the ways you can manage those businesses. All right, these will be the courses coming in. Last but not the least, I would like to say thank you. बहुत सारे लोग हैं थैंक यू करने के लिए इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टोन जो अभी हम छू रहे हैं. इसके आगे काफ़ी आगे बढ़ना है. आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रमोद जैन जी, श्री प्रमोद जैन जी, ही इज द चेयरमैन ऑफ LCIT, अंकित जैन जी, वाइस चेयरमैन LCIT, डॉक्टर पीयूष कांत पांडे सर, डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैम, अभिनव जे पॉल सर, एज वेल एज अनुज बाजपेयी जी को जो लगातार मुझसे बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कोऑर्डिनेट करने में हेल्प की. आई रियली लाइक टू थैंक एवरीबडी एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरी स्टूडेंट हु वाज हियर. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मैम शादिया मैम. शी गेव अ रियली गुड इंट्रोडक्शन. She actually held the whole session together. She has been doing a tremendous job. So thank you ma'am. Thank you everyone for the opportunity. Thank you students कि आपने इतनी देर मुझे सुना एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड. आई होप दिस टाइम विच यू गेव अस वॉज वेल इन्वेस्टेड. यहाँ से अब हम आगे ही बढ़ रहे होंगे अलग सेशंस में, और आप उसे वेरी जुडिशियसली एज वेल एज sincerely attend करेंगे. Try to learn those concepts, try to learn how that practical knowledge will help you out in the real life, in the world, in the business. बहुत सारे certification courses भी होंगे साथ में जो आ रहे होंगे. So I really thank everyone to stay who stayed with us and heard this. Thank you so much everyone. आप सब chat पे बोल रहे हैं. Thank you. थैंक्स अलॉट. ये इकलौता सेशन नहीं है, अभी हम लगातार बहुत सारे सेशंस के लिए आपसे मिलते रहेंगे जब भी टाइम परमिट करेगा. इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज का बहुत ज़्यादा करिकुलम है, बहुत कुछ बिजी रहता है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट द इंस्टीट्यूट इज़ वेरी मच कमिटेड टूवर्ड्स दिस एंड विल हैव more opportunities with you guys. All right. Thank you everyone. I would like to hand over this to Shadia ma'am now. Please ma'am, take over.